सुंदरगढ़ में शरद अपनी माँ के साथ रहता था। शरद की माँ मंजू शरद को बहुत प्यार करती थी, मगर शरद कोई मामूली लड़का नहीं था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसमें कुछ बदलाव होने लगे और वो दूसरे लोगों से दूर होता चला गया। और एक दिन शरद जंगल से गुजर रहा था कि तभी वह अचानक अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि एक नाग रूप होता है, और जल्दी ही झाड़ियों में छिप जाता है। थोड़ी देर में झाड़ियों में से एक तेज रोशनी निकलती है और शरद फिर से नॉर्मल लड़का बन जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक तो भगवान ने मुझे बचपन से ही दूसरों से अलग बनाया है, ऊपर से नाग रूप अब कभी भी बाहर आ जाता है। शरद खुद से ही बातें करता हुआ चल रहा था, मगर उसके अलावा वहाँ कोई और भी था। शरद मुड़कर देखता है तो उधर कोई भी नहीं होता। थोड़ी देर यहीं पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ। और वह वहीं बैठ जाता है। तभी उसे थोड़ी दूर एक लड़का लड़की हाथ में हाथ डालकर जाते हुए दिखाई देते हैं। काश मैं भी किसी के साथ ऐसे ही घूम सकता। और शरद ख्यालों में खोता हुआ सो जाता है। मगर शरद को क्या पता था कि नाग होने से भयानक घटना तो उसकी जिंदगी में अभी घटने वाली थी। पेड़ में से दो लंबे पांव बाहर आते हैं, जिनके पंजे एकदम उल्टे थे, जैसे वो किसी चुड़ैल के हों। तभी वो पांव अचानक से पेड़ के अंदर चले जाते हैं और नीचे सोए हुए शरद के ऊपर एक घने बालों वाली लड़की पेड़ से उल्टी होकर नीचे लटकती है, जिसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और चेहरा इतना डरावना था जैसे कोई शैतान। ये क्या? वह कोई लड़की नहीं बल्कि वह एक चुड़ैल ही थी। वह चुड़ैल अब हवा में उल्टी लटक कर शरद की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। इंसान, वो भी इतना सुंदर लड़का। और चुड़ैल शरद को चारों ओर से सूंघती है। अगर इसे चाट कर देखूं तो कैसा स्वाद आएगा। और चुड़ैल शरद के करीब जाकर अपना चेहरा उसके करीब ले जाती है कि तभी नींदों में खोया शरद चुड़ैल का हाथ अपने नीचे दबा लेता है। शरद बंद आंखों से ही चुड़ैल को एक सुंदर हसीना समझकर बोलता है, कब से इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा, कहाँ थी तुम मेरी सुंदरी? सुंदरी? अच्छा है, मैं अब इसे खाऊंगी नहीं, अभी तो इसके साथ और खेलूंगी। और चुड़ैल शरद के कान के पास जाकर मीठी सी आवाज में बोलती है, शरद शरद, और फिर जोर से चीखती है। शरद घबराकर उठता है और चुड़ैल उल्टी होकर ही तुरंत पेड़ में घुस जाती है। शरद को कुछ नजर नहीं आता तो वह घर लौट आता है। पोशंपा भाई पोशंपा, शरद तूने क्या किया? शरद परेशान होकर जब घर लौटता है तो अपनी माँ के पास बैठकर रोते हुए कहता है, माँ मुझसे कोई क्यों प्यार नहीं करता? मुझे भी शादी करनी है। शरद बेटा, अब मैं क्या करूं अगर कोई लड़की शादी के लिए नहीं मानती है? मैंने तो कितने सारे रिश्ते देखे, मगर एक भी लड़की तेरा सच नहीं झेल पाई, और इसीलिए हम गांव के थोड़ा बाहर रहने भी आ गए ताकि तुझे कोई तंग ना करे। मंजू अपने बेटे शरद की शादी के लिए ढेर सारे रिश्ते पहले ही देख चुकी थी, मगर जब कभी भी लड़का लड़की बात करने जाते, शरद कभी लड़की के सामने नाग बन जाता तो कभी उसका आधा शरीर नाग की पूंछ में बदल जाता था, और तो और कभी तो लड़की वालों के सामने भी शरद अपने नाग रूप में बदल जाता था। बहन जी, हमें हमारी बेटी की शादी करनी है, घर में सांप नहीं पालने। कौन करेगा ऐसे लड़के से शादी? यह सुनकर शरद रोने लगता है। तू चिंता मत कर शरद, तेरे लिए जरूर कोई खास लड़की तेरा इंतजार कर रही होगी।
जंगल में चारों ओर घुंघरों की आवाज गूंजने लगती है और एक बहुत ही सुंदर लड़की जंगल में इधर से उधर भाग रही थी। लड़की जोर से भाग रही थी कि तभी भागते हुए वे एक बुढ़िया से टकरा गई। अरे लड़की, इस घने जंगल में तू अकेली क्या कर रही है? तुझे पता नहीं क्या यहाँ चुड़ैल रहती है? जा, चली जा वापस घर जा। चुड़ैल यहाँ पर? लड़की के घबराकर पांव कांपने लग जाते हैं। हाँ, मैं कब से उसी की तलाश में हूँ। एक बार मिल जाए तो ये बाबा की विभूति उस पर फेंक दूंगी और उसके बाल पकड़कर मेरी गुलामी कराऊंगी। हाँ, पागल बुढ़िया। और लड़की पलटकर जाने लगती है। बुढ़िया भी विभूत को मुट्ठी में बंद कर जोर जोर से हंसती है और मुड़कर वापस जाने लगती है। और वो जैसे ही मुड़ती है तो भयानक चुड़ैल उसके पीछे ही खड़ी रहती है। चुड़ैल का भयानक रूप देखकर बुढ़िया डर जाती है और कांपते हाथों से उसके ऊपर विभूति उड़ाती है। ला, मुझे दे, मैं खुद ही खा लेती हूँ। और चुड़ैल वो सारी विभूति खा जाती है। यह देख बुढ़िया घबरा जाती है और पीछे खिसकने लगती है। मेरे को गुलाम बनाएगी तू बुढ़िया? तुम इंसान हम चुड़ैलों को चैन से कभी नहीं रहने देते हो। और चुड़ैल हवा में उछलकर बुढ़िया की गर्दन मरोड़ देती है और वो उधर ही मर जाती है। अब चुड़ैल उसी पेड़ पर जाकर बैठी हंस रही थी जो एक हाथ में बुढ़िया की गर्दन पकड़े हुई थी। मैंने आज एक पंडित को घर बुलाया है, वो जरूर कोई ना कोई हल बताएंगे। और शाम को पंडित जी आते हैं। मंजू पंडित को सारी बात बताती है और पंडित शरद को पास बिठाता है। समझ गया, मैं सब समझ गया। इस बच्चे का वक्त अभी से नाराज है। उसे मनाने के लिए तुझे शादी करनी होगी लड़के। वो तो मैं भी करना चाहता हूँ, मगर आखिर करूँ कैसे? मुझसे शादी करने को कोई भी लड़की तैयार नहीं है। करेगी, बिल्कुल करेगी, मगर उससे पहले तुम्हें किसी और से विवाह करना होगा। ये सुनकर मंजू और शरद चौंक जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हो पंडित जी? जी हाँ, और इसके बारे में मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा। तब तक तुम दोनों इस बात को छिपा कर रखना। शरद खुश हो जाता है। रात का समय होता है, बाहर काला अंधेरा और उस अंधेरे में एक और शरद था जो अपनी शादी को लेकर खुश था और दूसरी ओर पेड़ पर लटकी वह चुड़ैल। खाना चाहिए मुझे, मेरा खाना। कहाँ गया तू लड़के? मैं खा जाऊंगी तुझे। तभी चुड़ैल जमीन पर हाथों के बल कूदती है और हाथों के बल उल्टी चलने लगती है। मेरे खाने की खुशबू आ रही है। उस चुड़ैल की हवा में लहराते उनके पांव किसी डरावनी फिल्म की तरह लग रहे थे और वो अचानक किसी जानवर की तरह दौड़ने लगती है। शरद गहरी नींद में एक सुंदर सपना देख रहा था। शरद जंगल में जा रहा था और इधर उधर किसी को ढूंढ रहा था। तभी उसे पहाड़ी के किनारे पर खड़ी एक लड़की नजर आती है जो शरद की ओर पीठ करके खड़ी थी। शरद उसके करीब जाता है। तुम यहाँ हो? तुम भी ना मुझे बिना बताए यहाँ आ गई। और शरद उसके कंधे पर हाथ रखता है। चुड़ैल शरद को ढूंढती हुई उसके कमरे तक आ गई थी। वह खिड़की में उकड़ू बैठकर शरद की ओर देखकर हंस रही थी। शरद। और शरद जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है अपने नाक रूप में आ जाता है। लड़की भी मीठी आवाज में बोलती है, शरद शरद। और लड़की शरद की ओर पलटती है। शरद उसे देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो लड़की वही भयानक चुड़ैल थी जो शरद की ओर देखकर सपने में भी हंस रही थी और सपने से बाहर भी। शरद घबराकर पहाड़ी से गिर जाता है और जैसे ही वह गिरता है वहाँ उसकी नींद खुलती है। ये कैसा सपना था? तभी शरद देखता है उसका आधा शरीर नाग में बदल चुका था। अचानक शरद के सिर पर छत से कुछ गीला गीला गिरता है
और वो जैसे ही ऊपर देखता है, वहाँ ऊपर वही चुड़ैल छत से चिपकी हुई थी, जिसके मुंह से लार नीचे टपक रही थी। शरद ये देख बर्फ की तरह जम चुका था और वो चुड़ैल हंसते हुए शरद के ऊपर कूद जाती है। शरद के ऊपर कुछ गीला गीला सा गिरता है और जैसे ही वो ऊपर देखता है, छत से चिपकी हुई चुड़ैल उसको देखकर हंसती है और शरद पर जोर से कूद जाती है। तभी शरद की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वह तो अपने बिस्तर पर ही सो रहा था। हे भगवान, इतना भयानक सपना, इसका क्या मतलब था? क्या सच में वह शरद का कोई सपना था या चुड़ैल का साया अब शरद की जिंदगी में दस्तक दे चुका है? आखिर तक देखते रहिए। पेड़ से लटके हुए एक झूले पर चुड़ैल झूल रही थी और उसके उल्टे पांव जमीन में घिसट रहे थे और चुड़ैल के एक हाथ में एक तस्वीर थी जो शरद की थी। चुड़ैल तस्वीर को देखकर हंस रही थी। शरद, मजा आ रहा है ना मेरे साथ खेलने में? और फिर चुड़ैल अचानक तेज तेज झूला झूलने लगती है और झूलते झूलते हवा में उछलकर फिर से पेड़ पर बैठ जाती है। शरद खुशी खुशी अपनी माँ और पंडित के साथ मंदिर जाता है। शरद को इस पेड़ से विवाह करना होगा और विवाह के बाद शरद के सभी दोष उतर जाएंगे। और शरद पेड़ के चारों ओर एक धागा बांधता हुआ उससे विवाह कर लेता है। मगर उस दिन वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था, ना ही किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज ही आ रही थी। पंडित जी के उपाय का शायद शरद पर असर दिख रहा था। शरद खुश होकर मंजू के पांव छूता है। आज से मेरे बच्चे के सभी दुख दूर हो गए। अब तुझे जरूर कोई प्यार करने वाली मिल जाएगी और फिर तू उससे शादी कर लेना और फिर मैं मंजू को ऐसा हंसता देख शरद चौंक जाता है। माँ, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों हंस रही हो? नहीं, कुछ नहीं। और मंजू घबराकर लौट आती है और अपने कमरे में जाकर अलमारी खोलती है जिसमें एक सांप का पिटारा रखा हुआ था। अभी तक तो ये सुरक्षित ही है, किसी को भी ये राज पता नहीं चलना चाहिए। पंडित जी और मंजू के लौट जाने के बाद शरद उसी पेड़ की छांव में बैठ जाता है। तभी उसके कानों में छन 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 करते घुंघरूओं की आवाज सुनाई देती है और शरद उस आवाज की ओर खींचा चला जाता है। तभी शरद देखता है एक लड़की नंगे पांव ही एक सुनसान खंडर की ओर बढ़ रही है और उसके हाथ में उसका दुपट्टा है जो जमीन में घिसट रहा था। ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? इस खंडर में तो कोई नहीं आता। शरद भी उसके पीछे पीछे जाता है मगर बाहर गेट पर ही खड़ा रहता है। तभी लड़की मुड़कर उसे देखकर मुस्कुराती है। सुनिए, अंदर मत जाइए, वहाँ कोई चुड़ैल रहती है। मगर वो लड़की अंदर चली जाती है। तभी खंडर का दरवाजा तेज आवाज करते हुए खुलता है। शरद यह देख डर जाता है और अचानक पीछे से आकर कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। शरद डर कर मुड़ता है तो वह लड़की जो अंदर गई थी वो उसके पीछे ही खड़ी रहती है। शरद उसे देखकर डर जाता है। तुम तो अंदर गई थी ना? नहीं, मैं तो तुम्हें खड़ा देखकर यहाँ चली आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना है यहाँ एक चुड़ैल है जिसे लड़के का दिल खाना बहुत पसंद है। अचानक खंडर में से एक चीखने की आवाज आती है। ऐसी आवाज सुनते ही शरद और वो लड़की दोनों ही भाग जाते हैं और भागते भागते उसी पेड़ के नीचे आकर खड़े होते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर खूब हंसते हैं। हाय, आई एम छाया। तभी शरद जमीन पर देखता है तो वहाँ उस लड़की की कोई छाया नहीं दिखाई देती है। तुम ये कैसी छाया हो? तुम्हारी तो परछाई भी नहीं है। किसने कहा परछाई नहीं है? अब देखो। और तभी छाया की परछाई आ जाती है और बातों ही बातों में छाया और शरद की दोस्ती भी हो जाती है। क्या चुड़ैल बर्दाश्त कर पाएगी ये दोस्ती? जानने के लिए देखिए आगे की कहानी। शरद घर चला जाता है मगर उस रात वह सोया नहीं। वह बस बार बार छाया को ही याद कर रहा था। शरद खिड़की के पास खड़ा होता है कि तभी कमरे की बत्ती चली जाती है और जैसे ही उसके पीछे चांद की रोशनी आती है वहाँ वही चुड़ैल खड़ी थी।
शरद, मैं आ गई। ये आवाज सुनकर शरद चौंक जाता है। उसे अब सारी आवाज छाया जैसी लगने लगी थी। छाया, तुम यहाँ कैसे? और शरद पलटता है तो वहाँ कोई नहीं था। तभी बत्ती भी लौट आती है। शरद बाथरूम जाकर मुंह धोने के लिए झुकता है तो उसके पीछे वही चुड़ैल खड़ी थी, जो बस उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। शरद सोने चला जाता है, मगर वह चुड़ैल अभी भी कमरे में ही थी, जो शरद को नजर नहीं आ रही थी। आज से तुम मेरे हुए शरद। अब मैं तुम्हारा स्वादिष्ट दिल नोच नोच कर खाऊंगी। और चुड़ैल आज की घटना याद करती है। आज शरद जिस पेड़ से विवाह करने गया वह असल में चुड़ैल वाला ही पेड़ था, और जब शरद फेरे ले रहा था तब चुड़ैल ऊपर ही बैठी हुई थी। शाबाश, अब तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा पति देव। शरद फिर से छाया से मिलने जंगल जाता है, और अब वो अक्सर छाया से मिलने लगा था। छाया से मिलने की खुशी में वो ये भूल ही गया था कि रात में होने वाली डरावनी घटनाओं के बारे में किसी से बात करनी चाहिए। एक दिन शरद घर से निकलने से पहले खुद से ही बात कर रहा था। आज मैं छाया को अपने दिल की बात बता दूंगा, पर मैं अपने नाग होने का राज छिपा कर रखूंगा, वरना वो भी भाग जाएगी। और शरद जंगल की ओर बढ़ता है, मगर आज वहाँ छाया नहीं आई थी। उदास शरद वापस लौटने लगता है, मगर तभी वहाँ घुंघरूओं की आवाज आती है और वो उस ओर खींचा चला जाता है। वह छाया ही थी, और छाया एक पहाड़ी के पास जाकर रुक जाती है। अरे तुम यहाँ हो, और मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा था। एक सेकंड, ये सब पहले भी हो चुका है। हाँ, याद आया, मुझे जो सपना आया था वो ऐसा ही था। इसका मतलब। और छाया हंसते हुए बोलती है, शरद। जैसे ही वह पलटती है तो वह उस खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है। कौन हो तुम? डर के मारे शरद पीछे होने लगता है कि तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। शरद सहमता सा मुड़कर देखता है तो वो छाया होती है। शरद सामने देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तुम यहाँ हो तो वो कौन थी? शरद, तुम हर बार मुझे इधर उधर क्यों देखते हो? मैं यही हूँ, तुम्हारे सामने। शरद मुस्कुरा देता है। छाया उस दिन सुंदर लग रही थी। तभी शरद और छाया दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना था, पर पहले तुम बोलो छाया। शरद, मुझसे शादी करोगे? मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर शरद तो खुशी से पागल ही हो जाता है। मुझे भी छाया, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी परछाई बनो, एकदम नाम की तरह। मगर मेरी एक शर्त है। बोलो छाया, कैसी शर्त? मैं सब मानूंगा। मुझे घर में एक भी आईना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, मैं सब ढक दूंगा। और दोनों एक दूसरे के गले लगते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी छाया देखती है कि उस पेड़ पर झूला लटका है, जो अपने आप ही झूल रहा था। ये क्या? यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये झूला इतना कैसे झूल रहा है? लगता है चुड़ैल आई होगी। और शरद बातें करते हुए थोड़ा सा आगे निकल जाता है कि अचानक से छाया की जोरदार चीख बाहर आती है। शरद, ये क्या है? शरद पलटकर देखता है तो छाया शरद की ओर उंगली से इशारा करके डर रही थी, और दोनों के बीच में वही झूला अभी भी झूल रहा था। शरद, ये तुम्हारे नीचे के शरीर को क्या हो गया है? तभी शरद देखता है कि उसका आधा शरीर फिर से नाग में बदल चुका है। अब शरद समझ चुका था कि छाया भी उसे छोड़कर चली जाएगी, और शरद बिना कुछ बोले ही मुड़कर जाने लगता है कि तभी छाया पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है। जाओ छाया, तुम भी चली जाओ मुझे छोड़कर, मैं हमेशा अकेला ही रहूंगा, ये मैं समझ चुका हूँ। और शरद पीछे मुड़ता है तो देखता है छाया शरद के सामने घुटने पर बैठी होती है। मुझसे शादी करोगी शरद? पर मैं एक नाग हूँ छाया, इसे जानने के बाद भी तुम चाहती हो मुझ जैसे लड़के से शादी करना? हाँ शरद, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे रूप को नहीं। आई लव यू छाया। और छाया शरद की गले लग जाती है।
अब तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगी शरद। दोनों घर वापस जाने लगते हैं और उनकी जाती ही जंगल में चुड़ैल की हंसी गूंजने लगती है। शरद छाया को लेकर मंजू के पास जाता है। माँ ये छाया है और मैं और छाया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कितनी सुंदर है मेरी बहू, मैं बहुत खुश हूँ बेटा। और मंजू अचानक से कमरे में जाती है और दरवाजा लगाकर फिर से अलमारी खोलकर सांप का पिटारा देखकर हंसती है। रात का समय होता है। शरद छाया के ख्यालों में खोया हुआ सो रहा था कि तभी उसे ठंडी हवा के झोंके महसूस होते हैं और जैसे ही वो आंख खोलता है खुद को उस पेड़ के नीचे सोता हुआ पाता है। आसपास एकदम अंधेरा था। शरद के कानों में पड़ने वाली चमगादड़ की आवाज उसे और भी डरा रही थी। मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो कमरे में सो रहा था ना। ये आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है? शरद कुछ सोचता है कि उससे पहले ही पेड़ के अंदर से चुड़ैल का लंबा हाथ निकलता है और वो शरद को बालों से पकड़कर ऊपर खींचती है और उसके चेहरे के एकदम करीब आकर उसे चाटने लगती है। शरद ने आंखें खोलकर चुड़ैल का भयानक चेहरा देख लिया था। उसका शरीर डर से जम चुका था और जुबान भी अटक गई थी। सुना है तू शादी कर रहा है, पर तू मेरा शिकार है। सुंदर लड़की, तेरा दिल तो मैं ही खाऊंगी। तभी चुड़ैल उसे हवा में उछाल देती है और जैसे ही शरद पेड़ के ऊपर उछलता है चुड़ैल अपना बड़ा मुंह पेड़ के अंदर से निकालती है और शरद को खा जाती है। नहीं। पर शरद बिस्तर पर ही था। रोज की तरह यह भी एक बुरा सपना ही था। मुझे माँ को इस बारे में बताना होगा। और शरद फिर से सो जाता है। शरद और मंजू मंदिर में पहुंच जाते हैं। तभी शरद देखता है कि छाया भी मंदिर के बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी और बहुत ही अधिक सुंदर लग रही थी। आओ छाया, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। वो मैं अंदर नहीं आ सकती। छाया की बात सुन सब उसको ध्यान से देखते हैं। शरद, वो मैं चाहती हूँ कि हम उसी पेड़ के चारों ओर फेरे लेकर शादी करें जिस पर तुमने पहला धागा बांधा था ना। शरद छाया की ये बात सुनकर खुश होता है और छाया के साथ उस पेड़ के पास जाता है। शरद को वह पेड़ को देखकर रात वाला सपना याद आता है। शरद पेड़ के अंदर झांकता हुआ चुड़ैल को ढूंढने की कोशिश करता है मगर उसे कोई चुड़ैल नजर नहीं आती। इसका मतलब वो एक सपना था। तू भी ना शरद, डरपोक कहीं का। सपना? कैसा सपना? इतनी सुंदर लड़की से मेरी शादी होना तो एक सपने जैसा ही तो है। और छाया और शरद पेड़ के चारों ओर फेरी लेकर शादी कर लेते हैं और दोनों मंजू के साथ खुशी खुशी घर लौट जाते हैं मगर पंडित वहीं रह जाता है। कैसा मूर्ख परिवार था। इन्हें पागल बनाने के बदले में इतनी मोटी दक्षिणा मिल गई। मजा आ गया। देखो छाया, ये रहा हमारा घर। जैसा तुमने कहा था मैंने वैसे ही सारे शीशे हटा दिए और कुछ शीशे ढक दिए। छाया घर में घूमने लगती है। छाया, तुम फ्रेश होकर थोड़ा आराम करो, मैं अभी आता हूँ। तभी छाया जाते हुए शरद का हाथ पकड़ लेती है। जल्दी आना शरद, तुम्हें पता है ना आज हमारी सुहागरात है। और शरद बाहर जाता है और छाया बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। न जाने आज तक ऐसे कितने ही पेड़ मेरे काम आए हैं। कोई भी झूठी कहानी सुना देने से लोग डरकर पेड़ से शादी कर लेते हैं और मुझे बदले में मिलता है ढेर सारा पैसा। तभी पंडित पेड़ के नजदीक जाकर उसे छूता है। शुक्रिया दोस्त। और अचानक से पूरे जंगल में चुड़ैल की हंसी गूंजती है। पंडित ये सुनते ही घबरा जाता है। तभी जमीन में से चुड़ैल का हाथ निकलता है और पंडित का पांव पकड़ उसे जमीन के अंदर ले जाता है और पेड़ की जड़ें उसे चारों ओर से ढकने लगती हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पंडित अब पेड़ की जड़ में समा गया था। कुछ देर बाद चुड़ैल वही पेड़ की डाली पर बैठी हुई अपना पैर हिलाते हुए गा रही थी। पोशंपा भाई पोशंपा, पंडित तूने क्या किया?
तभी पेड़ की डाली पर पंडित की मुंडी फल की तरह लटक रही थी और चुड़ैल उसे तोड़कर बड़े मजे से खाने लगती है। मुझे शरद का दिल भी ऐसे ही खाना है। छाया बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर जैसे ही आती है, बाथरूम में लगे शीशे पर से कपड़ा हट जाता है और छाया की नजर कांच पर पड़ती है और उसके भीतर चुड़ैल की डरावनी आंख नजर आती है। छाया भागकर बाहर आ जाती। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मुझे कांच नहीं पसंद। कांच को मुझसे दूर रखो। छाया ऐसा बोली जा रही थी कि तभी शरद आकर उस पर हाथ रखता है और छाया चौंक कर अपने तीखे नाखूनों से शरद की गर्दन दबा देती है। छाया क्या हुआ? ये मैं हूँ, मैं। ओह सॉरी शरद, मुझे बस थोड़ा डर लग रहा था। कोई बात नहीं, अभी तुम सो जाओ छाया। नहीं, मुझे सुहागरात मनानी है। हाँ, हम कल प्यार करेंगे। आज तुम थक भी गई होगी ना। बोला ना, मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार करो। मगर जब शरद नहीं मानता तो छाया गुस्से से खड़ी हो जाती है और शरद के ऊपर बैठकर जोर से चिल्लाती है, मुझे प्यार करो शरद। और शरद छाया के करीब जाने लगता है। तब छाया शरद को रोक देती है। पहले बत्ती बंद करो। शरद बत्ती बंद करता है। अब छाया और शरद दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे, मगर क्या वो कमरे में अकेले थे? क्या शरद को मालूम भी था कि उसके साथ क्या छलावा हो रहा है? दोनों बिस्तर पर ही थे कि अचानक चांद की रोशनी बिस्तर पर पड़ती है तो शरद अपने साथ छाया नहीं बल्कि उसी भयानक चुड़ैल को देखता है। नहीं, ये सब फिर से नहीं। तभी चुड़ैल उछलकर शरद की छाती पर बैठ जाती है और उसके चेहरे के एकदम आगे अपना चेहरा कर डरावनी आवाज में बोलती है, मुझे प्यार करो शरद, मैं भूखी हूँ। शरद चुड़ैल को धक्का देकर जोर से चीखता हुआ खड़ा होता है और बत्ती जलाता है। तभी देखता है कि वहाँ तो कोई भी नहीं था। शरद घबराया हुआ था कि अचानक बाथरूम का गेट धीरे से खुलता है और उसके अंदर से छवि कपड़े चेंज करके आ रही होती है। क्या हुआ? तुम सोई नहीं? अभी तो तुम थक रहे थे। तुम अंदर कब गई? तुम अंदर थी तो वो कौन थी? मैं तो थोड़ी देर पहले ही गई थी। और कौन कौन था? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई भूत देखा हो। और शरद ये सब देखकर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। छाया उसे उठाकर बेड पर लिटा देती है और शरद को देखकर मुस्कुराती है। क्या हुआ शरद, इतने में ही डर गई? शरद। तभी छाया अपनी साड़ी ऊपर उठाती है और साड़ी के नीचे उसके पांव एकदम उल्टे थे। छाया उल्टे पांव के सहारे शरद के कमरे की दीवारों पर चलने लगती है और जोर जोर से हंसती है। पोशंपा भाई पोशंपा, शरद तूने क्या किया? एक चुड़ैल से शादी रचाई, अब तो तुझे मरना पड़ेगा। छाया शरद के पास बैठी हुई हंसती है और फिर अपने उल्टे पांव से दीवार पर चलने लगती है। शरद बेहोश ही बिस्तर पर पड़ा था। छाया चलती हुई खिड़की के पास जाती है और उसमें खड़ी होकर शरद की ओर देखते हुए खिड़की से नीचे कूद जाती है। कुछ पल बाद छाया अपने भयानक रूप में आकर उड़ते हुए खिड़की में से झांकती है। शरद, मैंने कहा था ना, तुम सिर्फ मेरे ही हो। चलो अब गाओ मेरे साथ। पोशंपा भाई पोशंपा, चुड़ैल तूने क्या किया? छाया बनकर शादी कर ली, अब तो शरद का दिल खाना पड़ेगा। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और मंजू अंदर आती है। फिर चुड़ैल तुरंत नॉर्मल होकर शरद के बगल में बैठ जाती है। बहू, इतनी देर से ये कैसी आवाजें आ रही हैं? माँ जी, वो शरद की बुखार है तो बस वही चिल्ला रहा था नींद में। शरद की बुखार? मंजू शरद के पास आकर बैठती है और छाया फिर से चुड़ैल के रूप में आकर मंजू के पीछे खड़ी होकर हंस रही थी।
तभी छाया अपने नाखून बड़े कर लेती है और शरद को भी होश आ जाता है। शरद दबी दबी आंखों से अपनी माँ के पीछे खड़ी वह भयानक चुड़ैल देखता है। चुड़ैल हंसती हुई शरद की ओर देखकर उसे चुप रहने का इशारा करती है। माँ, वो आपके पीछे ही है। और शरद डरते हुए उंगली से इशारा करता है और फिर से बेहोश हो जाता है। मंजू पलटकर देखती है तो चुड़ैल तुरंत छाया में बदल जाती है। अरे इसको क्या हो गया अभी? और मंजू उठकर बाहर जाकर अपने कमरे में चली जाती है। पतिदेव, चलो अब थोड़ी मस्ती की जाए। शरद बेहोश था और छाया शरद के पास बैठ जाती है। तभी छाया अपना हाथ शरद के सीने के अंदर घुसाकर उसके दिल के ऊपर हाथ रखती है। तभी शरद का दिल जोर से धड़कता है। चुड़ैल शरद की धड़कनें महसूस करती है और अपने आप ही छाया में बदल जाती है। अरे ये मुझे क्या हुआ? मैं फिर से अपने असली रूप में क्यों नहीं आ पा रही? और छाया शरद का दिल बाहर निकालने वाली ही होती है कि तभी उसे शरद के मन में चल रही बातें नजर आती हैं, जिसमें शरद छाया के साथ जंगल में उसी पेड़ के नीचे बैठा है और छाया की गोद में सो रहा है। छाया उसका सर सहला रही थी। शरद, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? मैं बहुत सुंदर हूँ इसलिए ना? नहीं छाया, क्योंकि तुमने मुझसे प्यार किया, मेरा सच जानने के बाद भी। और अगर तुम्हें मेरा सच पता चलेगा तो क्या, तब भी तुम मुझसे प्यार करोगे? हाँ छाया, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। और छाया का चेहरा चुड़ैल के जले हुए चेहरे में बदल जाता है और शरद देखता है कि वह तो एक चुड़ैल की गोद में लेटा होता है। चुड़ैल उसको देखकर मुस्कुराती है। तभी शरद का शरीर भी नाग रूप में आ जाता है। क्यों डर गए ना? यही है मेरा सच। क्या अब भी तुम प्यार करोगे मुझसे? शरद उठकर चुड़ैल के चेहरे को चूमने लगता है। हाँ छाया, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, चाहे तुम चुड़ैल हो या इंसान। चुड़ैल यह देखकर शरद के गले लगकर रोने लगती है और इधर असली में भी छाया शरद के मन में चल रही बातों को देखकर रोने लगती है। शरद छाया से सच में प्यार करता है। मगर छाया तुरंत चुड़ैल बन जाती है। मगर मैं तो इसका दिल खाकर ही रहूंगी। और चुड़ैल शरद का दिल जैसे ही निचोड़ने लगती है, शरद को दर्द होने लगता है। क्या आज चुड़ैल शरद का चैप्टर क्लोज कर देगी या वह बच जाएगा? देखते रहिए आखिर तक। चुड़ैल शरद का दिल निचोड़ने लगती है कि तभी उसके कानों में मंजू के कमरे से आने वाली आवाजें सुनाई देती हैं और चुड़ैल वहीं रुक जाती है। चल लड़के, अभी तेरा थोड़ा समय बाकी है। पहले मैं उस बुढ़िया से मिलकर आती हूँ। और चुड़ैल चलते हुए मंजू के कमरे तक जाती है। मंजू अपने कमरे की अलमारी के पास खड़ी होकर फिर से वही पिटारा निकालती है और जैसे ही वह पिटारा खोलती है, जोर जोर से हंसते हुए एक दुष्ट तांत्रिका में बदल जाती है। चुड़ैल आश्चर्य से ये सब देख रही थी। मंजू के पिटारे में शरद की सांप वाली चमड़ी और एक मरी हुई नागिन रखी होती है। ये क्या? मुझे तो लगा बस मैं ही शरद के साथ खेल खेल रही हूँ। यहाँ तो ये बुढ़िया भी खिलाड़ी निकली। बेचारा शरद, देखूं तो ये क्या कर रही है। और चुड़ैल गायब होकर मंजू के कमरे में जाकर अलमारी के ऊपर बैठ जाती है और पीछे से सब देखती है। सालों बाद अब वो समय आ गया है कि जो बीज मैंने बोया था अब उसका मैं फल खाऊं। और मंजू हंसते हुए पुराना समय याद करती है। मंजू एक काली शक्तियों वाली तांत्रिका थी जिसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली औरत बनना था और मंजू शक्ति की तलाश में इधर उधर भटकती है। तभी एक दिन वो एक मंदिर के पास से गुजर रही थी जहाँ उसे एक नागिन अपने बच्चे के साथ दिखती है। पंडित जी, शरद की शक्तियाँ बढ़ रही हैं और ये कभी भी नाग रूप में आ जाता है। अब क्या करना है? शरद जब बड़ा होगा और उसका विवाह होगा, तब एक दिन के लिए इसकी शक्तियां इसके शरीर से बाहर आकर चांद के सामने आ जाएंगी। उस समय तुम्हें शरद की मदद करनी होगी, मगर ध्यान रहे वो शक्तियां किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना कयामत आ जाएगी। नागिन शरद को लेकर जाने लगती है।
शैतानी शक्तियों ने अपने आप ही मुझे रास्ता दिखा दिया। और मंजू भी उनका पीछा करती है और एक जगह जाकर काली शक्तियों से वहां ढेर सारा काला धुआं पैदा कर देती है। नागिन ये देख घबरा जाती है और तुरंत नागिन रूप में आकर शरद को सीने से लगा लेती है। अब तू नहीं बचेगी नागिन। और मंजू भी शैतानी शक्तियों से नागिन से लड़ती है, मगर एक कमजोर माँ उसके आगे हार जाती है और मंजू नागिन को खत्म करके नागिन का शरीर उठा लेती है और शरद को अपने साथ ले जाती है। फिर खुद उसकी माँ बनकर रहने लगती है। और सालों बाद कल वही पूर्णिमा है जब शरद की नाग शक्तियां उसके शरीर से बाहर आ जाएंगी और तब मैं उसे मारकर वो सारी शक्तियां अपने अंदर ले लूंगी। चुड़ैल ये देखकर हैरान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह गायब होकर फिर से शरद के पास आकर बैठ जाती है और देखती है कि शरद की शक्तियां उस पर ही हावी हो रही थी, जिससे वह बार बार नाग रूप में बदल रहा था। चुड़ैल अपने डरावने हाथों से शरद का सर सहलाने लगती है। पर मुझे इसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? चुड़ैल शरद को बेड से थोड़ा खिसकाकर उसके सीने पर सर रखकर बगल में ही लेट जाती है और फिर छाया में बदल जाती है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी शरद, और उस मंजू की तो अब खैर नहीं। और छाया खिड़की के पास जाकर बाहर कूद जाती है और चुड़ैल में बदलकर हवा में उड़ती हुई जंगल के उसी पेड़ पर बैठ जाती है। पोशंबा भाई पोशंबा, मंजू तूने क्या किया? अब तो तुझको मरना पड़ेगा। और चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए अचानक रोने लग जाती है और उछलकर उसी झूले पर बैठकर पुराना वक्त याद करती है। चुड़ैल के उल्टे पांव जमीन पे घिसटने से अजीब आवाजें आ रही थी। कहानी सुनोगे तुम सब? आओ मेरे पास, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। कोई भी बचपन से चुड़ैल नहीं बनता। मैं भी एक नॉर्मल सी लड़की ही थी। मेरा नाम छाया था और मैं इसी गांव में रहा करती थी। बहुत सुंदर थी मैं। लोग मेरी सुंदरता देखकर पागल हो जाते थे। और एक दिन एक सेठ की नजर मुझ पर पड़ती है। मैं अपने दोस्तों के साथ उसी पेड़ के पास खेल रही थी। मेरा पसंदीदा खेल पोशंपा। और तभी वो सेठ मेरे पास आया और उसने मुझसे शादी के लिए पूछा। पर जब मैंने मना किया तो पहले वह मुझे उस खंडर में उठा ले गया और वहां मेरे साथ बहुत गलत किया और फिर इसी पेड़ के नीचे मुझे जिंदा जला दिया। और छाया कैसे चुड़ैल में बदल गई पता भी नहीं चला। और एक दिन मैंने सेठ को मारकर बदला ले लिया, मगर मेरी भूख शांत नहीं हुई। और तब से मैं यही भटकती हूँ और लड़कों के दिल निकाल कर खाती हूँ। तो कैसी लगी मेरी कहानी? मुझे तलाश रहती है एक सुंदर लड़के के दिल की जो मेरी भूख मिटा सके। चुड़ैल उछलकर फिर से पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। पोशंपा भाई पोशंपा, क्या आप सबने मुझे लाइक और सब्सक्राइब किया? आगे की कहानी सुनोगे? आओ मेरे साथ चलो। अगले दिन छाया शरद के पास बैठी होती है। छाया बिस्तर पर चेहरा टिकाकर बैठी हुई थी। तभी शरद को होश आता है और शरद छाया को अपने पास बैठा देख
शरद सहम जाता है। शरद डरता हुआ छाया के कंधे पर हाथ रखता है कि तभी छाया चेहरा ऊपर करती है। शरद, तुम्हें होश आ गया? छाया एकदम नॉर्मल नजर आ रही थी। शरद छाया का चेहरा छूकर देखता है और तभी उसको रात वाली चुड़ैल नजर आती है। शरद, क्या हुआ? छाया, कल रात को मैंने एक बहुत अजीब चीज देखी। शायद तुम्हें विश्वास ना हो, मगर यहाँ आसपास एक चुड़ैल है। छाया कुछ नहीं बोलती। छाया, मुझे अभी माँ के पास चलना चाहिए। वही माँ जो तुम्हें मारने की साजिश रच रही है। और शरद, तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। शरद जैसे ही बिस्तर से उठता है उसकी नजर छाया के पांव पर पड़ती है और छाया तुरंत साड़ी के अंदर अपने पांव छिपा लेती है। शरद मंजू के पास चला जाता है। बेटा, आज रात में तेरे लिए पूर्णिमा की खीर बनाने वाली हूँ। जाकर बाजार से सामान ले आ। और शरद बाहर चला जाता है। अब घर में मंजू और चुड़ैल एकदम अकेले थे। छाया चुड़ैल में बदलकर घर में घूमने लगती है और मंजू अपने कमरे में तांत्रिका बनकर काली पूजा शुरू करती है। अभी इसको मजा चखाना होगा। मंजू पूजा में व्यस्त थी, तभी उसको कांच के टूटने की आवाज आती है और वो जैसे ही बाहर आती है तो देखती है घर में चारों ओर बड़े बड़े शीशे लटक रहे थे। शीशों को देख मंजू एक बार तो डर जाती है। अरे, ये किसने किया होगा? मंजू पलट कर जाने लगती है कि तभी एक शीशा फर्श पर गिरता है और जोर से आवाज होती है। मंजू उस ओर जाती है और खुद को शीशे के अंदर देखती है। तभी शीशे में उसके ठीक पीछे चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देखकर मंजू के पांव कांपने लगते हैं और वो पलटकर देखती है तो वहां कोई भी नहीं होता। तभी मंजू दूसरे शीशे में देखती है, वहां भी चुड़ैल होती है। अब आसपास लगे सभी शीशों में उसे एक साथ चुड़ैल नजर आ रही थी जो उसे देखकर हंस रही थी। मंजू की जान अब मुंह में आ चुकी थी। तभी सबसे बड़े वाले कांच से चुड़ैल अपना हाथ बाहर निकालती है और मंजू की गर्दन पकड़कर आईने में से बाहर आती है। पोशंपा भाई पोशंपा, मंजू तेरा खेल खत्म हुआ। चुड़ैल की हंसी से वहां लगे सारे कांच एक एक करके टूटने लगते हैं। तभी घर का दरवाजा खुलता है और शरद जैसे ही अंदर आता है, चुड़ैल उसे देख शरद के कमरे में भाग जाती है और मंजू जमीन पर पड़ी होती है। शरद आकर मंजू को उठाता है। माँ, ये सब क्या हुआ? बेटा, वो चुड़ैल। और मंजू शरद के कमरे की ओर इशारा करती है। शरद कमरे में जाकर देखता है तो छाया बेड पर गुमसुम बैठी हुई थी। शरद गुस्से से छाया के पास जाता है और उसको खड़ा कर उसकी साड़ी ऊपर उठाकर उसके पांव देखता है। उल्टे पांव? मतलब कि तुम ही चुड़ैल हो? मेरा शक एकदम सही था कि मैंने एक चुड़ैल से शादी कर ली है। शरद, मेरी बात तो सुनो प्लीज, वो तुम्हारी माँ। तुम चुड़ैल हो पर मैं तो फिर भी तुमसे इतना ही प्यार करता हूँ छाया। मगर तुम हमारे लिए अब खतरा बन रही हो। जिसने मेरी माँ को छुआ, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। प्लीज यहाँ से चली जाओ। छाया मायूस होकर जाने लगती है और तभी मंजू की ओर देखकर वह चुड़ैल बन जाती है और खिड़की से बाहर कूदते हुए उड़ जाती है। अच्छा हुआ बला टली। चल, मैं खीर बनाती हूँ। और मंजू खीर बनाने लगती है। शरद को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक भयानक चुड़ैल से उसकी शादी हुई थी। शरद उदास बैठा होता है। तभी मंजू खीर में नशे की दवाइयां मिलाकर ले आती है और शरद उसे खा लेता है। कुछ देर में शरद को नींद आ जाती है। 12 बजने वाले हैं। चांद पूरी रोशनी पर होगा। अब मुझे इस नाग को वहां ले जाकर चांद की रोशनी से संपर्क कराना होगा। मंजू कमरे में जाकर एक तीखा चाकू ले लेती है। आज जब शक्ति शरद के शरीर से बाहर आएगी, तब मैं इसके शरीर में ये चाकू घुसाकर इसे मार दूंगी और सभी शक्तियां खुद के अंदर ले लूंगी। मंजू शरद को लेकर जंगल में जाती है और चांद भी अपनी चांदनी चारों ओर फेंक रहा था। मंजू शरद को चांद के ठीक सामने लेटा देती है और खुद दूर खड़ी हो जाती है। जैसे ही शरद के शरीर पर चांद की रोशनी पड़ती है, वह अपने नाग रूप में आ जाता है। कुछ पल में शरद के शरीर से सफेद रोशनी बाहर आती है और उसकी सारी शक्तियां बाहर आकर चांद के आगे इकट्ठी होने लगती हैं। शाबाश शरद, शाबाश।
बस थोड़ा और, फिर कुछ मिनटों में मैं दुनिया की सबसे ताकतवर तांत्रिका बन जाऊंगी। और चांद के ठीक आगे शक्ति का एक गोला बन जाता है, जिससे चारों ओर चमक पड़ने लगती है। अब समय आ गया है शरद बेटा तुम्हारे मरने का। सो जाओ बेटा मौत की नींद में। और मंजू चाकू उठाते हुए जोर से शरद की ओर ले जाती है। तभी जंगल में पेड़ों के ऊपर से चुड़ैल भागती हुई मंजू की ओर आती है। मंजू, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे शरद को मारेगी तू? मंजू देखती है कि चुड़ैल उल्टे पांव जमीन पर पटक इतनी तेज उसकी ओर आती है कि मंजू कुछ कर भी नहीं पाती, और चुड़ैल आकर मंजू की गर्दन पूरी उल्टी घुमा देती है। गर्दन टूटते ही मंजू मर जाती है और उसका शरीर जमीन पर धम से गिरता है। तभी शरद को भी होश आ जाता है और वह चुड़ैल को अपने पास बैठा देखता है, बिस्तर पर चेहरा टिकाकर बैठी हुई। तुम यहाँ? तभी और शरद मैं को कहाँ होश हूँ? आता है और शरद की नजर बगल में पड़ी मंजू की लाश पर जाती है। तो आखिर तुमने मेरी माँ को मार ही दिया ना छाया? किस बात का बदला ले रही हो तुम? कि तभी छाया चेहरा रुक ऊपर जाओ करती है। शरद, तुम कुछ बोलो, उससे पहले मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। छाया एकदम नॉर्मल नजर आ रही थी और चुड़ैल शरद मुंह खोलकर छाया का सामने चेहरा रोशनी छूकर देखता फेंकती है, और तभी जिससे उसको एक रात पर्दा वाली बन चुड़ैल जाता है नजर आती और है। चुड़ैल उस पर्दे पर अभी शरद, तक मंजू क्या ने हुआ? जो भी किया वो सब शायद कल दिखाती रात है। को मैंने एक बहुत अजीब मतलब मेरी माँ मर चुकी थी, शायद तुम्हें विश्वास और इस माँ ने भी बस मगर मेरे इस्तेमाल के लिए मुझे इतना बड़ा किया था। एक चुड़ैल इसके है। आगे चुड़ैल शरद को छाया से कुछ नहीं चुड़ैल बोलती। बनने तक की कहानी दिखाती है। छाया, मुझे अभी माँ के पास शरद की चलना चाहिए। शक्तियाँ अभी भी चांद के सामने हवा में तैर रही। मगर तुम सब मर्द एक जैसे हो। जब तक लड़की सुंदर है उससे प्यार करते हो, और फिर उस सेठ की तरह ही हम लड़कियों को जला देते हो। और अचानक चुड़ैल का शैतानी रूप जाग जाता है और वो शरद को बालों से पकड़कर उठाती है। नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तेरा दिल खाकर रहूंगी लड़के। और चुड़ैल शरद के सीने में हाथ डालकर उसका दिल निचोड़ने लगती है। शरद दर्द के मारे चीख रहा था। छाया, होश में आओ, तुम वो नहीं हो जो लोगों ने तुम्हें बनाया। तुम मेरी छाया हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम कैसी दिखती हो। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ एक नई जिंदगी में। ये सब पैतरे मुझ पर नहीं चलेंगे सुंदर लड़के, मुझे तेरा स्वादिष्ट दिल चाहिए। और चुड़ैल शरद का दिल जोर से दबाते हुए बाहर खींचने वाली ही होती है कि शरद चुड़ैल की आंखों पर अपना हाथ रख देता है। छाया, अब देखो तुम्हें क्या नजर आ रहा है। देखो अपना असली चेहरा। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं छाया। छाया, होश में आओ। और चुड़ैल जैसे ही आंखें बंद करती है उसे शरद के साथ गुजारी सुंदर यादें नजर आती हैं और धीरे धीरे चुड़ैल फिर से छाया में बदल जाती है और वह लड़खड़ाती हुई शरद की बाहों में गिरती है। शरद, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करोगे? हाँ छाया, मरते दम तक करूंगा। और दोनों गले मिलते हैं। जैसे ही चुड़ैल और नाग का मिलन होता है, शरद की शक्तियों का गोला दोनों के ही शरीर में घुस जाता है, जिससे शक्तियां अब नाग और चुड़ैल दोनों में बट गई थी। तभी शरद की नजर छाया के पांव और हाथ पर जाती है। छाया, अपने पांव देखो। और छाया देखती है तो उसके उल्टे पांव अपने आप ही सीधी होने लगते हैं और वह पूरी एकदम सामान्य बन जाती है। छाया अपने चुड़ैल रूप में जाने की कोशिश करती है पर नहीं जा पाती। इसका मतलब तुम में इंसानी अंश आ गया है मेरी छाया। ओह, अब मैं समझी। सालों पहले तुम्हारी माँ को उस पंडित जी ने जो बातें कही थी उसका यही मतलब था कि तुम्हारी अधिक शक्तियां हम दोनों में बंटने से तुम उन पर काबू कर लोगे। और शरद ये सुनकर खुश होता है। शरद और छाया अब खुशी खुशी आम जिंदगी जीने लगे थे और एक दिन घर की घंटी बजती है और छाया जैसे ही दरवाजा खोलती है सामने वही चुड़ैल खड़ी रहती है। छाया ये देख डर जाती है। तभी शरद के हंसने की आवाज आती है और वह अपने चेहरे से चुड़ैल का डरावना मास्क हटाता है। तुम भी ना। छाया मास्क टेबल पर रख देती है। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? ऐसी ही और भी डरावनी और दिलचस्प कहानियों के लिए देखते रहे SSG एनिमेशन हिंदी। Thanks for watching.